दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न के काइपर प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो काइपर प्रोजेक्ट है इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो इसकी स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि ये कॉम्पीट करेगा स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है और इसके ओनर है एलोन मस्क। और अमेज़न का काइपर प्रोजेक्ट, अमेज़न के ओनर है जेफ बेजो। यहाँ पर बात होने वाली है दो जायंट्स के बीच में। ये दो जायंट्स जो कि आज दुनिया के टॉप 10 रिच लोगों में आते हैं और इन्होंने अपना फॉर्चून बिल्डअप किया है नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस क्रिएट करके। ये दो बड़े जायंट है दोस्तों, एलोन मस्क और जेफ बेजो। अब इन दोनों में देखिए इनके जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विजन है, इनसे इनमें डायरेक्ट कंपटीशन हमें देखने को मिल रही है। वो सेक्टर है स्पेस, जहाँ पे स्पेसएक्स वर्सेस ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ये जेफ बेजो की स्पेस कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली 6 ऑल वुमन क्रू को स्पेस टूरिज्म के लिए भेजा था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम पर कर लिया है। इन दोनों में कंपटीशन जो है वो स्पेस में तो हो रही है, स्पेसएक्स वर्सेस ब्लू ओरिजिन। वैसे ही इनमें कंपटीशन अब हो रही है दोस्तों सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड को लेकर। तो एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती थी, अब तक वो दुनिया में सिर्फ इकलौती थी, उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। अब उस मोनोपोली से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हुए और अब काइपर प्रोजेक्ट आएगा जो उसके साथ कॉम्पीट करेगा। इससे कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होंगे, इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, और इनकी कंपटीशन के वजह से या जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स है इनके वजह से हमारे लिए कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट होंगे, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वेलकम। आज हम देखने वाले हैं क्लैश दो जायंट्स के बीच में, एलोन मस्क और जेफ बेजो, और इनके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विजन्स को लेकर। तो दोस्तों स्टारलिंक जो है ये एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स, नियर अबाउट 8000 सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट जो कि धरती से 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर होती है, और इन सैटेलाइट के बेसिस पर एलोन मस्क दुनिया के हर कोने में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, जिससे कि हाई स्पीड इंटरनेट भी प्रोवाइड होगा, लेटेंसी रेट भी कम होगा, और जो डिजिटली डिवाइड क्रिएट हो रहा है उसे मर्ज करने में, ब्रिज करने में हेल्प होगी, जिससे जो रूरल एरियाज़ है या जो बैकवर्ड एरियाज़ है उन पर वहाँ पर इंटरनेट सर्विस जो है वो इजीली प्रोवाइड की जा सकेगी। और इसे एक्सेस करना बहुत इजी है। इसे एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक डिश एंटीने की ज़रूरत होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में एक डिश को सेटअप कर लो और आप वहाँ से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। अब ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट की बर्थ हुई थी एलोन मस्क के विजन से, कि जो चाहते थे कि एक सस्ती इंटरनेट बेस्ड सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके और जहाँ पे जियोग्राफिकल लिमिटेशंस ना हो, किसी कंट्री की लिमिटेशंस ना हो, बल्कि सारी दुनिया को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके, ताकि कंज्यूमर बेस बढ़ेगा और कंपनी को प्रॉफिट भी होगा। और इसी श्रृंखला में दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया था स्टारलिंक। अब स्टारलिंक की मोनोपोली थी और इसका यूसेज हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर में। रशिया यूक्रेन वॉर जोन में जब यूक्रेनियंस को इंटरनेट एक्सेस करना था उनके ड्रोन वॉरफेयर्स के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, तब इनको इंटरनेट प्रोवाइड किया स्टारलिंक ने। अब स्टारलिंक ने इन्हें इंटरनेट फ्री में तो प्रोवाइड नहीं किया, तो यूक्रेन जो स्टारलिंक का इंटरनेट यूज़ कर रहा था उसके लिए पेमेंट जो है वो पोलैंड की गवर्नमेंट कर रही है। और पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक बार एलोन मस्क को बोला था कि भाई आपके इंटरनेट जो सर्विस जो है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सर्विस बराबर नहीं है और आप चार्ज बहुत ज़्यादा लेते हो। तो एलोन मस्क ने कैसे रिस्पॉन्ड दिया होगा? तो एलोन मस्क ने कहा था ट्विटर पे कि बी क्वाइट स्मॉल मैन, यानी दोस्तों पूरी बेइज्जती कर दी थी। क्यों? तो एलोन मस्क को पता था कि वो इकलौता इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है और स्टारलिंक को लेकर कोई भी ऑप्शन आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो सॉर्ट ऑफ मोनोपोली क्रिएट हो गई थी और जिसके वजह से एलोन मस्क का ऑरोगेंस भी बढ़ गया था। और भारत के साथ जो इसकी कॉन्फ्लिक्ट है वो तो हम जानते ही है कि वो भारत में स्टारलिंक सर्विस देना चाहता है, पर इंडियन गवर्नमेंट उससे फोकस कर रही है कि आप इंडियन लॉस को फॉलो करो और इंडिया में टैक्स पे करो। अब दोस्तों ये जो मोनोपोली है इसे ब्रेक करने के लिए कंपटीशन से बेस्ट क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब वो कंपटीशन कहाँ से आई है? इंडिया से तो नहीं, ये कंपटीशन आई है दोस्तों अमेरिका से ही। अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाली बड़ी कंपनी है अमेज़न, उसके जो ओनर है जेफ बेजो, इन्होंने दोस्तों एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट का नाम है काइपर। अब ये काइपर प्रोजेक्ट भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा और ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में, स्पेस में एक सैटेलाइट का नेटवर्क क्रिएट करेंगे और उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं दोस्तों $10 बिलियन की।
और इस प्रोजेक्ट के लिए ये 6 सालों से कोशिश कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में था, पर अब ये प्रोजेक्ट रियलिटी बन सकता है कल, यानी वेंसडे 16 अप्रैल को। तो दोस्तों 16 अप्रैल को अमेज़न ने प्लान किया है कि पहली बैच जो है स्मॉल सैटेलाइट्स की, प्रोजेक्ट काइपर के जो सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च करने का, और उसके लिए वो यूज़ करने वाले हैं ULA रॉकेट्स। और इसके थ्रू उनका प्लान है कि टोटल 3000 सैटेलाइट का नेटवर्क क्रिएट करना। 3000 सैटेलाइट जो है ये पूरे अर्थ को कवर करेंगे और अर्थ के हर कोने में, हर जियोग्राफिकल लोकेशन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी दोस्तों स्टारलिंक के साथ इनका डायरेक्ट कंपटीशन होगा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स में, वो भी सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स में। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनमें जो डायरेक्ट कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन किसके बेसिस पर होगी? तो वो कंपटीशन दोस्तों सेम कस्टमर्स के लिए होंगे। जैसे स्टारलिंक के बड़े कस्टमर कौन थे? तो कॉरपोरेशंस है, कंज्यूमर्स है, गवर्नमेंट्स है। वैसे ही दोस्तों अब काइपर भी स्टारलिंक के साथ कॉम्पीट करेगा, कंपनीज को, गवर्नमेंट को ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। इसी श्रृंखला में अमेज़न का जो काइपर प्रोजेक्ट है, इन्होंने यूके की गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट, इनके साथ एग्रीमेंट भी साइन किया है कि उन देशों में सैटेलाइट बेस्ड सर्विस जो है वो काइपर प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों इसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज वाली बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो स्टारलिंक के पास है वो ये कि स्टारलिंक के आज की डेट में 2025 में 8000 सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑलरेडी है, और वो दुनिया के बहुत सारे देशों में सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं, और उनके पास आज 5 मिलियन कंज्यूमर भी है। जबकि काइपर प्रोजेक्ट में सिर्फ 3000 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, 3000 से ज़्यादा। और इसमें इनके पास डिसएडवांटेज ये है कि स्टारलिंक को अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट मिल चुका है, ये ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश हो चुका है। पर काइपर जो है ये कॉम्पीट कर सकता है, क्योंकि कॉम्पीट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि फंडिंग, कैपिटल बेस और टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी प्रोवाइड करने की एबिलिटी जो है वो अमेज़न के पास है, जेफ बेजो के पास है। और काइपर प्रोजेक्ट जो है ये एक अल्टरनेटिव करके सामने आ सकता है, और इससे दोस्तों हमारे जो कंज्यूमर्स हैं इनको बहुत बेनिफिट होगा। अब दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम अब कैसे? तो देखिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट में एलोन मस्क का प्लान है 13,000 स्मॉल सैटेलाइट को प्लेस करने का, जिसमें से 8,000 सैटेलाइट को वो प्लेस कर चुका है। अब जेफ बेजो की जो कंपनी है काइपर, इसमें भी ये लोग 3000 से ज़्यादा स्मॉल सैटेलाइट को प्लेस करेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही। और चाइना भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, जहां पर वो 20 से 25,000 स्मॉल सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करना चाहता है। यानी दोस्तों स्पेस जो है ये अभी बहुत कंजेस्टेड हो चुकी है, और आने वाले टाइम में बहुत कंजेस्टेड होगी। पर्टिकुलरली लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है ये तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होगी। तो इसमें एक खतरा हमेशा है कि ये सैटेलाइट कोलाइड हो सकते हैं, ये स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस क्रिएट कर सकते हैं, और पूरी स्पेस को ये अनयूजेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है जो इन सैटेलाइट की प्लेसमेंट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो इनकी लोकेशन है उसको रेगुलेट करता हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो स्पेस है वो एक ग्लोबल रिसोर्स है और उसे सारे देशों की कंपनियों ने रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पर होने वाले जो सैटेलाइट कोल्यूजन जैसे खतरे हैं, स्पेस जंक जैसा खतरा है, या वर्स्ट केस सिनेरियो केस्लर सिंड्रोम का जो खतरा है, उससे बचने के लिए भी तो कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है, और अवॉइड करने के लिए क्या एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी होने के नाते इन्होंने आपस में बैठ के एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, या यूनाइटेड नेशन के थ्रू एक कन्वेंशन बना के इस इंटरनेशनल स्पेस को, ग्लोबल स्पेस को रेगुलेट करना चाहिए? दोस्तों कमेंट में इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अब इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, इंडियन कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होगा? तो दोस्तों जब मोनोपोली होती है तो हमेशा लॉस ही होता है कस्टमर का, क्योंकि एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, वो जितनी चाहे उतनी चार्जेस जो है वो कंज्यूमर से ले सकता है। पर अगर कंपटीशन हुई, दो कंपनियां अगर आती है, तो कंज्यूमर के पास चॉइस होगी, या तो हम स्टारलिंक को सिलेक्ट कर सकते हैं या काइपर को। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें हाई स्पीड नेटवर्क तो मिलेगा, हर जियोग्राफिकल लोकेशन में इंटरनेट एक्सेस भी होगा, लो लेटेंसी भी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंपटीशन होती है तो रेट भी सस्ते होंगे। तो दोस्तों इससे कंज्यूमर का ही फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने
क्या प्रमोट करना चाहिए, मोनोपोली या मल्टीपल ऑप्शंस कंज्यूमर के लिए? ये सिंपल बेसिक लॉजिक तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। अब दोस्तों कंज्यूमर को तो बेनिफिट होगा ही, पर अब इन दो जायंट्स के बीच में जो कंपटीशन है इसमें जीतेगा कौन? आपको क्या लगता है? इन दोनों ने अपना फॉर्चून जो है वो टेक्नोलॉजी पर ही बिल्डअप किया है, और टेक्नोलॉजी ये लोग कन्वेंशनल वे नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये इनका खुद का विजन है, आइडियाज़ है, और इनके पास पैसे भी बहुत है, कैपिटल भी बहुत है, जिससे ये इन्वेस्ट करके नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। अब दोस्तों देखने वाला सिनेरियो होगा इन दोनों में से कौन जीतेगा। अब अगर हम लोग बात करें एलॉन मस्क की, जिनके पास अर्ली स्टार्ट है, जिन्होंने टेस्ला जैसी ईवी कार बना के खुद को इस्टेब्लिश किया, स्पेसएक्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, स्टारलिंक वो भी इस्टेब्लिश्ड है, अब न्यूरालिंक भी आ रहा है एलॉन मस्क का। अब एलॉन मस्क का प्रॉब्लम बस एक है कि एलॉन मस्क जो है वो टेक्नोलॉजी से हटके, बिजनेस से हटके थोड़े पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में उनको सपोर्ट भी किया था, और वो डोनाल्ड ट्रंप के जो DOJ डिपार्टमेंट है उसके हेड भी है, और आजकल तो वो उनके मेजर एडवाइज़र भी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एलॉन मस्क का ध्यान टेक्नोलॉजी से हट जाएगा, बिजनेस से हट जाएगा, और वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे? क्या इससे स्पेसएक्स पीछे हटेगी? या जो भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हो रही है एलॉन मस्क को लेकर, उनकी जो रेपुटेशन जो डाउन हो रही है, क्या इसका फ़ायदा अमेज़ॉन का प्रोजेक्ट काइपर उठा पाएगा? क्या अमेज़ॉन की ब्लू ओरिजिन काइपर ये एक टेक्नोलॉजी में माइलस्टोन इस्टेब्लिश करके क्या एलॉन मस्क को पीछे छोड़ेगी? तो दोस्तों आप अपना कमेंट ज़रूर बताना है कि इस रेस में कौन जीतेगा, एलॉन मस्क या जेफ बेजो। इन दोनों की जो कंपटीशन है वो देखने लायक है। अब दोस्तों भारतीय कंज्यूमर्स को भी इसका बेनिफिट तो बहुत मिल सकता है, पॉसिबल है। अब हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है, जैसे कि इंडियन आर्मी ने दोस्तों मणिपुर में स्टारलिंक के जो गैजेट्स है, उनके डिस्क जो है उनको सीज किया था। वहाँ पर जो रेबल्स है, इंसर्जेंट्स है, ये लोग इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को बाईपास करके स्टारलिंक से इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे। अब टेररिस्ट लोग भी स्टारलिंक से इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि स्टारलिंक तो सारी दुनिया में सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को रेगुलेट करना चाहिए, और हमने हमारी सिक्योरिटी के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए? अब दोस्तों इसी में एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वो ये कि एलॉन मस्क भारत में उसकी सर्विस लॉन्च करना चाह रहा था, जिसके वजह से गवर्नमेंट के साथ उनके पंगे भी हुए थे। अब यहाँ पर भारतीय कंपनियां जो है, इंडियन टेलीकॉम कंपनीज है, इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, जैसे जियो है, उसके बाद दोस्तों भारतीय एयरटेल्स है, और ये जो है अपना रिलायंस है, रिलायंस जियो, क्या इनमें इन्होंने खुद की इंटरनेट बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए? क्या इन्होंने खुद की सिस्टम को डेवलप करनी चाहिए? इस बारे में दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये आई थी कि भारतीय एयरटेल जो है ये OneWeb करके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस डेवलप करना चाहता है। फिर बीच में भी एक न्यूज़ आई थी कि जियो भी खुद का सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है। तो यहाँ से हमें एक खुशखबरी आई थी कि चलो इंडियन कंपनीज भी इस सेक्टर में ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करना चाहती है। पर दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि स्टारलिंक के साथ जियो ने भी एग्रीमेंट कर लिया और एयरटेल ने भी एग्रीमेंट कर लिया। अब दोनों भारत की मेजर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो स्टारलिंक की ही सर्विस को यूज़ करने वाले थे इंडियन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। अब एक बात अलग है कि इंडियन कंपनीज के पास अभी दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो स्टारलिंक की हेल्प ले सकते हैं या काइपर की हेल्प ले सकते हैं, जिससे बेनिफिट जो है वो इंडियन कस्टमर्स को ही होगा। पर दोस्तों जैसे स्टारलिंक, काइपर ये यूएसए में प्राइवेट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज सामने आ रही है, कॉम्पीट कर रही है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, क्या आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टेलीकॉम कंपनीज ने भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हमारी कंपनियों ने भी क्या सैटेलाइट बेस्ड सर्विस नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए? और क्या इसके लिए हमारी कंपनीज के पास कैपिटल है, फंडिंग है? अब ये फंडिंग वाली गैप दोस्तों क्या गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सिंपली स्टारलिंक और काइपर से सर्विसेज लेनी चाहिए, या इंडियन टेलीकॉम कंपनीज को कैपिटल सपोर्ट भी करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए, ताकि वो इंडियन बेस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को क्रिएट कर सके? इस बारे में अपना ओपिनियन दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर देना है। अब दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन थी काइपर वर्सेस स्टारलिंक की। तो आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट एडवांटेज डज स्टारलिंक करंटली हैव ओवर काइपर? काइपर सिस्टम के ऊपर आज की डेट में स्टारलिंक के पास कौन सा एडवांटेज है? गवर्नमेंट सपोर्ट, 6 ईयर का स्टार्ट है इनके पास, और इनके ऑलरेडी 8000 सैटेलाइट ऑर्बिट में है।
लोअर लॉन्च कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत कम है, या एक्सक्लूसिव ग्लोबल राइट, पूरे दुनिया में सर्विस प्रोवाइड करने का राइट सिर्फ और सिर्फ स्टारलिंक के पास है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जाने से पहले स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है निश्चय 11 बैच। तो दोस्तों अगर आप स्टेट PCS ऑफिसर बनना चाहते हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, ओडिशा से हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, आसाम, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से किसी भी स्टेट में आप PCS ऑफिसर बनने का सपना देखते हो, तो दोस्तों हमारी निश्चय 11 बैच जो है ये परफेक्ट फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर हम आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं। दोस्तों PCS ऑफिसर बनने की जर्नी में सबसे बेसिक फाउंडेशन जो होता है वो होता है NCERTs। NCERTs की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारी निश्चय 11 बैच में इनरोल हो जाते हो, तो जो अब स्टडी IQ आपके लिए इंडियन फेस्टिवल सेल लेकर आया है, इसमें दोस्तों NCERT का कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। जी हाँ, टोटली फ्री, जहाँ पे NCERTs जो है स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक के कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड है, उनके बेस्ड मेन नोट्स भी अवेलेबल है। और इसका फ़ायदा आपको आपका PCS ऑफिसर बनने के सपने का जो फाउंडेशन है उसे बिल्ड करने में हेल्प होगी। दोस्तों उसके साथ ही यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस भी होगी। क्लासेस स्टार्ट होगी दोस्तों 15 अप्रैल से, और ये सेल भी अवेलेबल है 15 अप्रैल 2025 तक। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी निश्चय 11 बैच में इनरोल हो जाइए। इनरोल होते वक्त अगर आपने मेरा फैकल्टी कोड PSK लाइव यूज़ किया, जिसे आपको यूज़ करना है क्योंकि इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम बेनिफिट, और ये निश्चय 11 बैच वो भी फ्री NCERT कोर्स के साथ आपको सिर्फ अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों 9,999 में। और यहाँ पर हम आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेज की गाइडलाइन देंगे। अगर आप प्रीलिम पास हो जाते हो तो दोस्तों मेंस का आंसर राइटिंग कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, और स्टडी IQ आपकी पूरी एंडिंग तक, इंटरव्यू प्रिपरेशन तक के हेल्प करेगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही साइंस बेस्ड वीडियोस जो है वो रोज़ लेकर आता हूँ हमारे PCS चैनल पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके। दोस्तों ये जो वीडियोस है ये इन्फॉर्मेटिव तो है ही, पर एग्जाम के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इन वीडियोस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन साइंस टेक के पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। और दोस्तों इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं साइंस टेक के करंट अफेयर के आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में से शेयर करता हूँ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो अगर आपकी साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, और अगर आप स्टेट PCS भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और अपनी क्यूरियोसिटी जो है उसको सेटिस्फाई करो, और स्टेट PCS में साइंस टेक सब्जेक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर भी हो जाओ। तो दोस्तों कल मैं ऐसे ही एक साइंस टेक रिलेटेड वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।